अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट हाफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट हाफ के अंदर हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले आपको वेदर के हवाले से आगाह किया जाए। शहर फैसलाबाद में गर्मी आजकल काफी पड़ी और पिछले चंद दिनों से गर्मी इस कदर ज्यादा है कि शहरी परेशान नजर आते हैं। कोई भी शख्स जो कि रोड पे निकल रहा है, बाइक्स पे जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, और बच्चे खास तौर पे जो मोटर बाइक्स के ऊपर सफर करते हैं वो भी काफी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि सूरज मियां जो हैं इस कदर शाइन कर रहे हैं कि घबराहट के आसार लोगों के चेहरों पे देखने को मिल रहे हैं। शहरी ये सोचते हैं कि हर रोज जब हम सिटी 41 का सिटी एट 10 शो देख रहे होंगे तो हन्नान बुखारी साहब कोई ऐसी नवीज सुनाएंगे मौसम के हवाले से कि मौसम जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है महकमा मौसमियात के मुताबिक। लेकिन आज सूरत हाल आइंदा 24 घंटों के लिए अलबत्ता मुझे ये नजर नहीं आ रही। क्या होगी सूरत हाल, देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है फैसलाबाद के मौसम की? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात करें तो गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सूरज की किरणें जो हैं वो भी फैसलाबाद में जो है गर्मी की शिद्दत का एहसास दिलाती हुई नजर आ रही है। दर्जा हरारत में इजाफा तो किसी हद तक जो है वो नहीं होता, लेकिन हबज़दा माहौल जो है इस मौसम में, बरसात के मौसम में फैसलाबादियों को किसी हद तक जो है वो परेशान करता है। अगर आज दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 77% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चल रही हैं। हवाएं जो है उनके चलने का सिलसिला भी जो है वो कम होता हुआ नजर आता है हबज़दा माहौल में। तो उसके साथ साथ दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो भी नहीं होता, लेकिन जो हबज़दा माहौल है वो फैसलाबादियों को हवा में नमी के तनासुब बढ़ने की वजह से जो है वो परेशानी का बाइस बनता है। इसके अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम इसी तरह से खुश्क और गर्म रहेगा। तो फैसलाबादी जो है अपने आप को महफूज रखें, घरों से जब बाहर निकलें तो सर को जो है वो ढांप कर निकलें ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। सायादार जगह का इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि इस गर्मी से जो है खुद को बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप वेदर के हवाले से आगाह कर रही थी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि खास तौर पे सिटी एट 10 जो हमारा मॉर्निंग शो है इसके अंदर आपकी खुशियों में जो है वो शामिल हुआ जाए। बहुत सारे लोग अपने वीडियोस सेलिब्रेशंस की, चाहे वो वेडिंग एनिवर्सरी हो या फिर बर्थडे हो या कोई और सेलिब्रेशन हो, उसकी वीडियोस जो है हमें व्हाट्सएप करते हैं और नंबर जो है अक्सर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी दे सकते हैं। अपने दिन को स्पेशल बनाएं हमारे संग जनाब, और हमारी ये कोशिश होती है कि आपके स्पेशल डे को मजीद स्पेशल बना दिया जाए। हम अपने स्टूडियो से लाइव जो है वो आपको विश करते हैं ताकि पूरी दुनिया जो है वो देखे कि कौन किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। आज जिन्होंने हमें बर्थडे की वीडियो भेजी है वो हिबा आसिम है। हिबा आसिम की कौन सी वीडियो बर्थडे की आई है, आइए आपको दिखाते हैं। हिबा बेटा, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और आप बहुत ही क्यूट लग रही थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह फलती फूलती रहेंगी और बड़े होकर अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगी। नगीना साहिबा हैं हमारी डॉक्टर जी, उनकी ये बेटी हैं और बहुत ही खूबसूरत बच्ची हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर आप पढ़ लिख के बड़ा नाम बनाएंगी, डॉक्टर बने अपनी मदर की तरह, या फिर आप जिस भी फील्ड के अंदर जाएं अपने पेरेंट्स का नाम जो है वो रोशन करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हर शख्स जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहा है, और कोई किसी कंटेंट पे काम कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है। हर एक बंदा जो है इस दौड़ के अंदर लगा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स उसे मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ उसे मिलें, क्योंकि सीन अब कुछ ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने की बात नहीं रही, बल्कि कोशिश होती है कि व्यूज़ ज़्यादा मिलें, क्योंकि जितने व्यूज़ मिलेंगे उतने पैसे भी मिलेंगे, और डॉलर्स में पैसे आते हैं, और डॉलर की तो वैसे ही वक़्त पाकिस्तान के अंदर जनाब आपको पता है बहुत सारी हो चुकी है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और मुख्तलिफ उनके तरीक़ाकार हैं कि किस तरह से उसके ऊपर व्यूज़ हासिल किए जा सकते हैं। फेसबुक पे ट्रैफिकिंग और तरह की है, इंस्टाग्राम पे और तरह की है, और इसके साथ साथ अगर यूट्यूब की बात करें, हर शख्स का आजकल ख्वाब बन चुका है कि वो यूट्यूबर बने। यूट्यूबर बनने के बाद क्योंकि पॉपुलैरिटी जहाँ पे मिलती है आपको, उसके साथ साथ व्यूज़ भी मिलते हैं और पैसे भी मिलते हैं, तो ये एक प्रॉपर बिजनेस की तरह जो है वो लॉन्च हो चुका है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं।
स्पेशली न्यू जनरेशन और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक से पैसे तो नहीं मिलते, अलबत्ता अगर वहाँ पे पॉपुलैरिटी मिलती है तो उसकी पॉपुलैरिटी को दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए कैश किया जाता है। जैसे टिकटॉक के ऊपर कोई भी आप अपना यूट्यूब का लिंक लगाते हैं, पेज का लिंक लगाते हैं या व्हाट्सएवर, तो वहाँ की ट्रैफिक जो है वो मूव करती है आपके दूसरे पेज की तरफ। तो एक पूरी साइंस है कि किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काम किया जा सकता है। तो आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर और एंकर पर्सन शिराज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। भट्ट साहब, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच अनान, सो नाइस। बड़ा हंस रहे हैं भट्ट साहब, आज लगता है काफी खुश हैं भट्ट साहब। तो उनके साथ साथ जनाब हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर उमर सलीम साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो मौजूद होंगे। उमर, आपको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो पहले भट्ट साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। भट्ट साहब, क्या पोटेंशियल नजर आ रहा है? आने वाले दिनों में लोग जो हैं इस फील्ड की तरफ काफी जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं तो ये कहूँगा कि 56% ऑफ द वेल्थ इज इन दी IT राइट नाउ। यानी बाकी शोबे अलग हैं, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एंड ऑल दैट व्हाटसोएवर, वो एक तरफ है और 56% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स वेल्थ इज इन दी IT। तो आगे दौर ही ये है और लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें सोशल मीडिया में जो लाइक्स और फॉलोअर्स की भागदौड़ के अंदर कई दफ़ा कंटेंट के ऊपर भी ध्यान तवज्जो उस तरीके से नहीं दी जा सकती है जिस तरीके से देनी चाहिए। अब हम एक दूसरे को देखते हुए, यार उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए, उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, इस दौड़ को देखते हुए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम वो बैंड वैगन जिसको बोलते हैं ना कि हमारी टर्म में कि भेड़ चाल के ऊपर चल पड़ते हैं कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है यू हैव टू डू व्हाट यू लाइक और उसके बाद उसमें आप एक्सेल कर सकते हो। आप जो भी काम घड़ी देखकर करोगे आपसे उस काम में कामयाबी नहीं हासिल हो पाएगी। आप जब बिना वक्त देखे हुए आप किसी काम को करते हो देन इसमें मैं आई एम प्रीटी मच श्योर कि उसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज आप उसमें थकते नहीं हो, आप उसमें एक्सेल कर सकते हो। जब आप कोई काम करते हुए थक जाते हो, आप 2-3 घंटे बाद कहते हो चलो यार रेस्ट कर लें, फिर मुझे लगता है कि वो फील्ड आपके लिए नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। अगर आपका शौक नहीं है, अगर आप शौकिया नहीं कर रहे हो, आपको किसी ने कह दिया कि यार इसमें बड़ा पोटेंशियल, इसमें बड़े पैसे हैं, सो दिस इज द ओनली रीजन यू डूइंग इट, देन दिस इज नॉट फाइन। अगर आप अपने शौक से कर रहे हो, आपको पता है ये मेरा शौक है, मैं बोलता हुआ थकता नहीं हूं, मुझे इसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है और मेरा शौक बचपन से है, कैमरा फेस करने का भी दिल करता है, देन मेरे ख्याल में आपको करना चाहिए। यूट्यूबर बनने के लिए उमर सलीम साहब ही इज वेरी मच सीनियर, लेकिन इसमें मैं जो जहां तक मुझे लगा है कि आपको अकेले तन्हाई में बैठ के बात करनी आनी चाहिए। बड़ा ऑड लगता है कुछ लोगों को कैमरे के आगे बैठ के बात करना, मैंने कभी एक किस्म की रंगबाजी है। हाँ, मतलब आप बंदे को रंगबाज बनना पड़ता है, वो बनना पड़ता है आपको। जिस तरह कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसके साथ आप बात कर रहे हो और बड़ा पहले कुछ दिन तो बड़ा ऑड फील हो रहा होता है, लेकिन लोग करते हैं, लोगों ने स्टार्ट किया। अच्छा, फिर इसमें 2 चीजें हैं। एक, लोग कहते हैं कि आपके पास बड़े हाई फाई कैमराज होने चाहिए, आपके पास माइक्स बड़े जो है वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए, आपका बड़ा प्रॉपर स्टूडियो होना चाहिए, उसके बाद ही आपका काम चल सकता है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो वो लोग जो बेचारे सिर्फ मोबाइल फोन के साथ काम कर रहे हैं वो फिर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि यार हम किस तरह से करें। लेकिन ऐसा नहीं है, खुशखबरी ये है कि ऐसा नहीं है। आप अच्छा काम सिर्फ मोबाइल के साथ भी कर सकते हो। इतने जबरदस्त किस्म के एडिटर्स मोबाइल के अंदर आ गए हैं, एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनको आप उनको अगर पे करके खरीद लो, कुछ पैसों की पर मंथ आपको एप्लीकेशन मिल जाती है। उससे यह है कि आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो आप मोबाइल फोन से भी बना सकते हैं। अगर आप आउटडोर ज्यादा शूट करेंगे, लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, चीजों को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, बजाय इसके कौम से खिताब करना, यानी कैमरा लगा के खुद बैठ के मुझे क्यों लोग देखना पसंद करेंगे। इफ आई विल इन्वॉल्व द थिंग्स जो लोगों को पसंद है। अब मुझे शायद लोग नहीं जानते, लेकिन आईफोन 14 को लोग जानते हैं और वो खरीदना पसंद भी करते हैं। अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा, उसको ज्यादा इन्वॉल्व करूंगा, चीजों को ज्यादा इन्वॉल्व करूंगा उनके बारे में, तो दीज थिंग्स, दीज बिलोंगिंग्स ऑफ माइंड विल हेल्प मी टू ग्रो। वो चीजें मुझे हेल्प करेंगी मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर्स बढ़ाने में। तो दिस इज व्हाट आई थिंक, कि मुझे लगता है दिस इज हमें इस तरीके से काम करना है। लेकिन इसमें पोटेंशियल की आपने बात की तो इसमें बहुत पोटेंशियल है, पीपल आर वर्किंग ऑन इट।
उमर साहब जैसे लोग जो हैं उन्होंने दे स्टार्टेड फ्रॉम, मुझे भी याद है शेख चने वालों के जो इनका जो वायरल हुआ था उन्होंने स्टार्ट किया इन्होंने, ही हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग लाइक स्टोरीज बड़ी बनाई थी उमर ने, बड़ी स्टोरीज बनाई थी। अच्छा, इसमें मैंने उमर साहब का वो दौर भी देखा हुआ जब 20-20, 25-25 लाइक्स होते थे और बस इतना सा स्कोप था और फिर भी ही वॉज डूइंग इट। द थिंग, आपको दिल बर्दाश्त नहीं होना, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। क्यों जी उमर साहब, कितना कंसिस्टेंट रहना जरूरी है इस फील्ड में? मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैं बताया कि वो पैशन की बात कर रहे थे कि अगर आपको इसका शौक है तभी करें, कंसिस्टेंसी तभी आती है अगर आप किसी के कहने पे करेंगे तो डेफिनेटली वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, राइट? क्योंकि आप थक जाएंगे। मैं बल्कि कहता हूं कि जिस काम को करते हुए आपकी चाय ठंडी हो जाए, हाँ। वो चीज आपके लिए बनी है, आपको वो करनी चाहिए, ठीक है? अगर आप खुद को फोर्स करें किसी काम के लिए तो डेफिनेटली दैट इज नॉट वर्थ इट। तो डेफिनेटली द होल मैटर इज अबाउट कंसिस्टेंसी, योर पैशन, योर लाइकनेस, एंड दैट्स ऑल। तो मुझे ये बताइएगा, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे सोचा कि सोशल मीडिया की तरफ आना चाहिए? एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं। आई एम वन ऑफ देम के जिसको शौक था कि मैं अपना पैशन डिस्कवर करूं, मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन नहीं पता होता सबको कि क्या करना है, और ज़रूरी नहीं है आप अपना पैशन डिस्कवर करें। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, हीरो, ठीक है, रोना बर्न की बुक है। तो उसमें ये कि आपको पैशन अगर नहीं मिल रहा तो यू शुड ट्राई डिफरेंट थिंग्स, एंड जिस चीज़ में आपको ज़्यादा एक्सेल मिले, जिसमें आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले, तो आपको वो करना चाहिए। सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी है, मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई है, मैंने ड्राई पोर्ट पर काम किया है, मैंने लाइक इंटर्नशिप्स की हैं, अनपेड, मतलब बहुत सारे काम मैंने ट्राई किए। चैनल्स पे काम किया है, सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। अच्छा, उसमें क्या होता था कि जब भी मैं कोई काम करता था, किसी एक पॉइंट पे जाके ना मैं वापस वीडियो पे आ जाता था। मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज शुरू किया, उस पर भी मैं आ जाके फिर वीडियो पर आ गया। कोई काम करता था, फिर मैं कहता नहीं यार वीडियो कर लेते हैं। तो फिर कहते हैं कि अगर आ जाके आप किसी एक चीज़ पॉइंट पे वापस आ रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ वर्थ ट्राइंग इट। तो लेकिन अब जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पैसे नहीं थे, डेफिनेटली कैमरा चाहिए। इन्होंने बताया कि मैं थोड़ा क्वालिटी कॉन्शियस था, मैं कहता नहीं कैमरा होगा तो मैं काम करूंगा एंड ऑल दैट स्टफ, माइक होगा तो मैं काम करूंगा। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे तो भाई नहीं कुछ होगा, ठीक है। तो फिर मैंने एक नीश डिस्कवर की इंटरनेट पर, फाइवर प्लेटफॉर्म फाइवर है, और उस पर एक स्पोक्स पर्सन की मुझे गिग मिली। मैं फाइवर पर गया हुआ, मैंने सर्च किया कि हाउ टू अर्न विद कैमरा, राइट, गूगल पर सर्च किया तो फाइवर आ गया कि वहाँ पे लोग अपनी वीडियोस बनाकर बेच रहे हैं। तो सबसे पहले इंडियंस की वीडियोस आई कि एक बंदा भैंस के पास खड़ा है और कह रहा है कि मैं अपनी भैंस के ऊपर बैठकर आपको बर्थडे विश करूंगा। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड ही वाज चार्जिंग $5 to $10 फॉर इट। मैंने कहा ये क्या कर रहा है। उसके बाद देखा कि मैं नहाते हुए ना वो ट्यूबवेल के पास बैठा है, साबुन लगा रहा है अपने जिस्म पर और कह रहा है कि मैं नहाते हुए आपको बर्थडे विश करूंगा, या किसी का नाम लेकर, मतलब वो लोग शरारतन किसी को डेडिकेट करने के लिए वीडियोस बनवाते थे। तो उसमें एक मुझे गिग मिली जिसमें एक पैंट कोट पहनकर बड़ा वेल सूटेड पर्सन, और वो किसी कंपनी के बारे में बता रहा है और उसके लिए वो $20-30 चार्ज कर रहा है। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि ये दिस इज समथिंग आई कैन डू, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बस यही कुछ तो हमने सीखा है, ये प्रेजेंटेशंस और स्टेज एंड ऑल दैट स्टफ। प्रेजेंटेशंस भी वो वाले नहीं, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन वो जो यूनिवर्सिटी की पहली प्रेजेंटेशन है वो नहीं वो नहीं, अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव जिसमें कांपे टांग रही होती है वो नहीं। हाँ, वो इम्प्रूव किया मैंने वो यूनिवर्सिटी में। मैं कहता हूँ कि 4 साल जो मैंने लगाए हैं ना, जो अपनी फील्ड में मैंने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, लेकिन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल जो आप सीख लेते हैं, दैट ऑल मैटर्स। तो खैर मैंने उस पर गिग बनाया। तो मुझे याद है कि मेरे पास ट्राइपॉड जैसे लगे हुए ना कैमरे, ट्राइपॉड नहीं थे तो वो पेंट करने के लिए घोड़ी होती है इसके ऊपर तो उसके ऊपर मैंने वो घोड़े के ऊपर वो जुगाड़ लगाया, कैमरा रखा और पीछे ग्रीन स्क्रीन DIY बनाई, DIY कैमरे लाइट्स लगाई और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके लगा दी। 3 महीने बाद मुझे रिस्पॉन्स आया। अच्छा, वो स्टार्ट करने का मकसद ये था, वो गिग, स्पोक्स पर्सन गिग, कि मुझे समहाउ कैमरे से पैसे आना शुरू हों, जस्ट टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ अ हेड स्टार्ट। हाँ, और मेरा कैमरे के साथ जो कंफर्ट लेवल है वो जरा इंक्रीज हो, और साथ में मैं इनसे एक स्क्रिप्ट से, कैमरा से, एक्टिंग से कुछ ना कुछ अटैच रहूं और कुछ पैसे भी आते रहें। क्योंकि डायरेक्ट अब यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो पे नहीं करता, लेकिन ये मेहनत रंग लाई। मैंने 2-3 साल में अच्छे उसमें से डॉलर्स अर्न करने शुरू कर दिए। फिर मैं वापस यूट्यूब की तरफ आ गया जब एक स्टेबल इनकम वहाँ पे बन गई, और उसके बाद फिर मैं यूट्यूब की तरफ दोबारा वापस आया। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है। अगर आप 2-3 काम एट ए टाइम कर रहे हैं डेलीकेट किए बगैर खुद,
तो आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, आप नहीं कर सकते। दो कश्तियों में सवार नहीं चल सकता कि आप ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं साथ में यूट्यूब भी कर रहे हैं। दैट इज वेरी टफ। यूट्यूब एक फुल टाइम जॉब। लेकिन कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर इज वेरी टफ हनान। लाइक आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो लगा रहे हो, एट द सेम टाइम आपको उसी यूट्यूब के लिए एक शॉर्ट भी बनाना है, देन आपको वही वीडियो, ये बड़ा पंगा है। अब देखे ना, सारों ने अपने फ्रेम्स जानबूझ के चेंज किए। इंस्टा ने अपना चेंज किया है, टिकटॉक ने अपना फ्रेम चेंज किया है, फेसबुक पे अजीब किया हुआ है। अब वो बंदा कहता है कि यार मैं किस तरह से कहां पे करूं। अब वो एल्गोरिथम का हिस्सा है कि आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी चीज को अपलोड करना है। इवन यूट्यूब इज आस्किंग यू, आप एल्गोरिथम देखे वो आपको कहता है कि आपने फेसबुक के ऊपर अपलोड नहीं किया। दैट इज अ पार्ट ऑफ एसईओज। अगर आप कर रहे हो, आपको हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन थंबनेल बनाना होता है, आपको पिन करना होता है पहले कमेंट को, हार्ट बनाना होता है, उसके बाद लाइक करना होता है, और एसईओ का हिस्सा है कि आपने उस वीडियो को फेसबुक के ऊपर शेयर भी करना है। और गलती से अगर वो वीडियो 11-12 मिनट की बन गई जो यूट्यूब के ऊपर बड़ी मुश्किल से अपलोड हुई थी, तो वो फेसबुक के ऊपर दोबारा से अपलोड करना, मतलब कई दफा भूल जाता है। फुल टाइम जॉब है ना। बट साहब एक बंदा होगा ना, उसे पता है कि एक रोजाना की एक वीडियो मेरे पास आनी है, मैंने इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करना है। अब जो बंदा दूसरे कामों में बिजी होता है, वो एक जगह पे करता है, दूसरे में कहीं ना कहीं भूल जाता है या काम में लग जाता है, वो फिर रह जाता है। तो वो इसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन भी है। बहुत सारे लोग जिनके पास टाइम नहीं होता ना कि यार मैं बनाऊं भी, अपलोड भी करूं सब कुछ, तो कुछ कंपनीज ऐसी बन गई जो आपके सोशल मीडिया मैनेज करती हैं। ठीक है, आपने बस अपनी वीडियो बनाकर उनको दे देनी है, उनका काम है, वो खुद ही उसको वर्टिकल करेंगे, खुद ही उसको हॉरिजॉन्टल या स्क्वायर में करना है, खुद ही सभी प्लेटफॉर्म्स पर उनको अपलोड करेंगे। तो आपका काम ये रह जाता है कि आपने वीडियो बनाकर दे देनी है। इस तरह से आप अपने बाकी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको डेलीगेट करना पड़ेगा अपने काम को। लेकिन स्टिल यहाँ पे रिस्क होता है काफी। यहाँ पे आप किसी को देते हैं ना, तो वो कॉपीराइट का इशू बहुत ज्यादा आ जाता है। वो उसको क्लेम कर देता है कि ये भाईजान, बाद में जब पहले तो जब स्टार्टिंग पे होता है ना, किसी के 50 फॉलोअर्स हैं, 100 है, वो कहता है यार लगाते रहो। अब वो बंदा हिट हो जाए, उनकी ओरिजिनल वीडियोस जो है उनके पास पड़ी हो, वो यूट्यूब से वो रिक्वेस्ट कर देता है ये वीडियो ही हमारी है, कॉपीराइट क्लेम कर देता है, या इस तरह के बहुत सारे इश्यूज। ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। और द सेकंड, जैसे या आप जैसे और मेरे जैसे लोग हों, तो उनको फिर वो वीडियो उनकी भी एडिट की हुई पसंद भी नहीं आती है। अच्छा, फेसबुक एक बड़ा मजे का एल्गोरिदम है फेसबुक का कि जिसने पहले अपलोड कर दिया ना वीडियो, वो उसकी मलकियत हो जाती है अगर उसके पास राइट मैनेजर है। तो मुझे याद है कि एक वीडियो थी जो मैंने यूट्यूब पे डाली और मैंने कहा इस पर जरा व्यूज आ जाए, उसके बाद मैं फेसबुक पे डालूंगा। तो मैंने बाद में कुछ 1-2 दिन गुजार के फेसबुक पे डाली, तो मुझसे पहले किसी ने यूट्यूब डाउनलोड करके फेसबुक पे डाल दी हुई थी। अच्छा, ये वो उसकी मलकियत बन गई, फिर उसको क्लेम करना पड़ता है मैन्युअली, क्योंकि एल्गोरिथम इस तरह काम करता है। तो अब क्या करता है कि अब सारे प्लेटफॉर्म पर एट अ टाइम डालना पड़ता है ताकि कोई चोरी ना कर ले। फिर एक और बड़ा पंगा है कि आप यूट्यूब की लाइब्रेरी से कोई भी म्यूजिक उठा के लगाते हो, वो फेसबुक पे लगाओ, वो म्यूट कर देता है। हाँ, वो ये भी पंगा है। अब वो बंदा कहता है यार मैं कहां पे जाके कहां से उठाऊं और क्या करूं। अब वो फिर आपको एडिटर में जाना पड़ता है, और एडिटर के अंदर जहां पे आपने यूट्यूब की लाइब्रेरी से लिया था उसको रिमूव करके कोई और उठा के लगाना पड़ता है। आपका काम बढ़ जाता है। लेकिन थोड़े से पैसे अगर आप खर्च लेते हैं तो वो आपका मसला हल हो जाता है। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको ये सर्विसेज देते हैं कि आप सारे प्लेटफॉर्म पर उनका म्यूजिक यूज कर सकते हैं, उसकी आप मंथली सब्सक्रिप्शन दें और सेम म्यूजिक आप सभी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टिल वो बड़ा रिस्की काम होता है कि जनाब जाके उनका लिंक लगाएं और मेंशन करें, उनको ये करें, वो करें। वो अगर आप फ्री उठाते हैं ना आमतौर पर, अच्छा ये लोग बड़ी मिस्टेक करते हैं कि यूट्यूब पर जाते हैं, वहां पे लिखते हैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक और उठाकर अपने यूज कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने 300 वीडियोज अपलोड की हुई थी अपने चैनल पर इसी तरह से। वो क्या हुआ कि वो जो म्यूजिक था, वो म्यूजिक उसने हर वीडियो में डाला हुआ था, वो म्यूजिक के राइट्स किसी ने खरीद लिए। यूट्यूब पे पड़ा था, उस म्यूजिक के राइट किसी ने खरीद लिए और उसके बाद उसने वो क्लेम कर दिया। अब उसको 300 वीडियोस के अंदर वो था और उसको वो सारी डिमोनेटाइज हो गई। डिमोनेटाइज हो गई। देयर एंड देन नहीं होता, देयर एंड देन नहीं होता, कुछ अरसे के बाद। कुछ अरसे के बाद ये भी हो सकता है कि फौरन हो जाए। ठीक है, वो क्लेम करने की बात है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक म्यूजिक बना के यूट्यूब पे डाला हुआ, अब म्यूजिक अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने उठा लिया, वो अपने वीडियोस में यूज कर लिया है। अब कल को कोई बंदा जाकर कहता है यार ये म्यूजिक मुझे बेच दो, ठीक है ना, तो अगर वो उसके राइट्स खरीद लेता है तो वो सबको क्लेम कर सकता है। तो इसलिए यूट्यूब से कभी म्यूजिक ना उठाएं, आप पेड सर्विसेज ले लें
ठीक है, उनको आप मंथली पे करते रहें, वो आपका महफूज है। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स गरीब गुरबा हैं, वो पेड सर्विसेज नहीं ले सकते। वो पता नहीं शुरू ही किस तरह से करते हैं। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। उमर सलीम हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। उमर, क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ यंग जनरेशन कितना इस फील्ड की तरफ राग़िब हो रही है, इसमें पोटेंशियल कितना है अर्निंग के लिए? अच्छा देखिए, एक ज़माने में जब 90s की बात करें, इंटरनेट आया था, तो कुछ लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और कुछ लोगों ने अडॉप्ट उसको नहीं किया। तो लेकिन ये वक्त ने साबित किया कि जिन लोगों ने इंटरनेट में घुस गए हैं उन्होंने अर्न किया। अभी राइट नाउ सोशल मीडिया भी वही चीज़ है, राइट। आप कोई भी काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कंटेंट बना रहे हैं, आप शूज़ बेच रहे हैं, आप कारपेट बेच रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं दुनिया का, उसके लिए आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियोज़ की तरफ आएँ, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। पहले एक ज़माना लोग लेंथी ब्लॉग्स और आर्टिकल्स लिखते थे, अभी भी लिखते हैं, लेकिन उसका ट्रेंड बहुत कम। आपको याद है आपने लास्ट टाइम आर्टिकल कब पढ़ा था कोई चीज़ के बारे में जानने के? ज़्यादा आप वीडियोज़ ही देख कर कहते हैं यार वीडियो दिखाओ, मैं देखूं और काम कर लूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बेच रहे हैं अपनी वीडियोज़ के असर पर, ठीक है। आपने एक बिजनेस बनाया, उसके बारे में डेली आप एक टिकटॉक डाल रहे हैं, डेली एक वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया के थ्रू जो है, जैसे वो शेख चने वाले की एक वीडियो बनाई थी मैंने, काफ़ी वायरल गई, उसके बाद माशाल्लाह उसने दूसरी दुकान खोली। लोग किसी चीज़ को, ट्रेंड को देखकर आते हैं उसकी तरफ कि यार ये क्या है, इसको देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक मार्केट में जाएंगे, वहाँ पर 10 दुकानदार बैठे हैं, आप उनमें से किसके पास जाएंगे जिसकी आपने एड या वीडियो कहीं ना कहीं देखी, आप उस पर ट्रस्ट करेंगे? रिव्यूज होते हैं ना उस पर। हाँ एग्जैक्टली, आप उसके पास जाएंगे, राइट। तो मेरे ख्याल में आप किसी भी फील्ड से हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना और मैं कहूँगा वीडियो से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, एथिकल कंटेंट कहा जाता है कि बहुत जरूरी होता है कि किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए। आपने कंटेंट, मुझे याद पड़ता है, बनाया था एथिकल इश्यूज को बेस रखते हुए, जिसमें वो खवातीन के हवाले से था कि किस तरह से वो उनके लिंक्स जो है वो जोड़े जाते हैं, क्या क्या इशू फेस करने पड़ते हैं। बताता हूँ, ये पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब कुछ ज्यादा खतरा बन गया है। आपको पता है एआई आ चुका है। अब एआई इतना एडवांस है कि इसके फायदे भी हैं और दूसरी तरफ इसके नुकसान भी है। जैसे गन है, गन आपकी हिफाजत के लिए भी है, ठीक है, और उसी से नुकसान भी होते हैं। अब एआई बिल्कुल इस तरह है, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी वायरल हुई थी कि एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है कि आप उसको कोई पिक्चर दें, इट विल कन्वर्ट इनटू वीडियो। नहीं, आप उसको पिक्चर दें, वो तो एक अच्छा फैक्ट है, और उसको बोले इसको अनड्रेस कर दो, एआई उसको अनड्रेस कर दे और आपसे कुछ पैसे लेगा, वो एडिटिंग के थ्रू उसको कर देगा। ये पिछले दिनों बहुत वायरल गया था और इस पे बड़ा लोगों ने, यार ये वीडियोस बहुत सारी सेलिब्रिटीज की आजकल आ रही हैं। साइमा हमारे जो सैयद नूर की वाइफ हैं, उनकी वीडियोस हैं, फिर उसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की वीडियोस हैं। वो जानबूझ के उनके फेसेस, और यकीन जानिए आप पता ही नहीं कर सकते कि यार ओरिजिनल है या दो नंबर है। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ी डेंजरस चीज है आने वाले दिनों। मैंने एक जगह पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ा, दे वर सेइंग कि दिस एआई विल रीच टू अ पॉइंट, ये एक ऐसी नहज पे पहुंच जाएगा जहां पर पहुंच के इंसान खुद परेशान हो गए, मैंने क्या बना दी, बिकॉज दैट विल बी अ ह्यूज डेंजर जोन फॉर हिमसेल्फ एज वेल। लेकिन इंसान के लिए ही बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। रोबोटिक है ना। इलोन मस्क ने बोला था कि जो एटम बम है वो इतना खतरनाक नहीं है, ये जो एआई है ना ये ज्यादा खतरनाक है। कोविड वॉर में आ जाता है ना, ठंडा काम आहिस्ता आहिस्ता लगाता रहता है। और ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा किस ऐप पे आपको क्या लगता है? फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब? इस टाइम मेरे ख्याल में टिकटॉक पे लोग ज्यादा हैं बैठे हुए हैं। अगर लोग मुझसे पूछते ना अपना चैनल स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं कहां से स्टार्ट करूं, मैं क्या करूं, तो मैं उनको मशवरा देता हूं कि आप शॉर्ट्स से स्टार्ट करें, शॉर्ट वीडियोस बनाने से, और टिकटॉक से स्टार्ट करें। अच्छा, लोग टिकटॉक को ना क्रिंज समझते हैं कि क्रिंज प्लेटफॉर्म है, लोग मुझे टिकटॉकर कहेंगे दिस एंड दैट। देखें, अगर आप तो वही टिपिकल काम करने हैं, लिप सिंक करने हैं, वो डांस करना है या कुछ ऐसा वैसा करना, फिर तो वाकई ऐसा है। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालना शुरू कर देते हैं, कोई वैल्यूएबल डालना शुरू कर देते हैं, किसी को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, लोग आपसे अटैच हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक का फायदा ये है कि दिस इज क्रेजी गुड, ये आपको बहुत अच्छी रीच देता है।
मैं एक वीडियो में बनाई थी जिसमें बोला था कि टिकटॉक सबकी एक एक वीडियो वायरल करके उसको एहसास दिलाता है कि भाई तो टिकटॉक और लोग फिर इसके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, आपको मेबी 6 महीने लग जाए आपकी कोई वीडियो वायरल ना जाए, बहुत स्लो प्लेटफॉर्म है ग्रो के लिए। लेकिन टिकटॉक आपकी एक आधी वीडियो उठा के फेंक देगा, और जब आपकी एक आधी वीडियो जाती है आप कहते हो यार ये तो मैं स्टार हूं, ठीक है, मैं अब इसमें घुस जाऊंगा, अब मैं यही करूंगा, राइट। सो टिकटॉक स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आपकी वाली बात कि वो टिकटॉक से आप जनरेट करें ऑडियंस और उसको फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाएं, फेसबुक एंड यूट्यूब। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइज है, लीगल। फेसबुक भी नहीं है, इंस्टा भी नहीं है। अच्छा, इस आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, समटाइम होता है ना, जैसे आपने फेसबुक का बताया कि किसी ने भी उठा के पहले लगा दी तो वो उसी की। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हमें फेस करना पड़ रहा है। मतलब जो बंदा वीडियो, सपोज मैं कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी वीडियो बना के लगा देता है और मिलियंस में व्यूज ले जाता है। अच्छा, एक बड़े मजे की बात था, जैसे मैंने जन्नत मिर्जा के साथ होस्ट किया था इकबाल स्टेडियम के अंदर, काफी बड़ा इवेंट था, अन्ना बेग और बहुत सारे, वो जिन जिन लोगों ने वीडियोस बना के लगाई उनके मिलियंस में व्यूज थे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। और आपको दूसरा बंदा बेच रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता है। यहाँ पे कुछ एथिकल इश्यूज आ जाते हैं सोशल मीडिया को लेकर। बेसिकली नहीं, हाँ एथिकल इश्यूज आता है कि आपकी परमिशन के बगैर आपकी वीडियो बनाई गई, लेकिन द थिंग इज दैट वो लीगल है इस हवाले से कि वो उसके मोबाइल का कंटेंट है। मैं आपको एक चैनल का बताता हूँ, वो क्या करते हैं, वो सेटिस्फाइंग वीडियोस बनाते हैं। वो क्या करते हैं, हाँ, वो उनकी जो ऑडियंस है वो गोरे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, 4 कैमरे लेकर, लेट्स जस्ट से किसी जहां पे बाइक्स की सैम्पलिंग होती है वहां चले गए। अब उन्होंने बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं, बीजीएम लगा डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट 4 कैमरे एक ही जगह पे वीडियोस बना रहे हैं। अब उसकी असेंबलिंग हो रही है, लोग असेंबल कर रहे हैं, पहले ये सारे पार्ट्स पड़े, आस्ता 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 वो एक बाइक बन गई, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वेले बैठे, वो देख रहे हैं अच्छा ये कैसे असेंबल हो रही है, कैसे। अब उसने एक ही जगह पर 4 कैमरे लगा के डिफरेंट एंगल से एक वीडियो बनाई। अब वो 4 वीडियोस बन गई टेक्निकली। अब वो 4 चैनल्स पे जाएंगे, 1 घंटे में 4 वीडियोस बन गई, 4 चैनल्स पे जाएंगी, और हर एक का अपना अपना राइट है उसके पास। अगर आपकी कोई वीडियो बनाकर लगा देता है, वो उसकी वीडियो है, आपकी नहीं है। और ये रेस है, जिसने पहले लगा दी वो जीत गया। हाँ, जिसने पहले लगा दी वो जीत। अच्छा, एक और चीज बड़ी हुई, ये मीम्स के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइएगा। जैसे मेरा हम और आप एक शो शाम को मैं करता हूँ, वो चलता भी है, वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। मैंने उस पर एक लड़की का इंटरव्यू किया था जिसपे उससे अरिजीत का एक गाना सुन लिया। ओके। अब वो एक मेंबर ने उठाया इंस्टा पे और लगा दिया, वो उसके कोई गालबन 500 के करीब लाइक थे, 4 मिलियंस के करीब व्यूज थे। कंटेंट वो सिटी 41 का यूज किया हुआ था उसने, ठीक है ना। वो कॉपीराइट इशू क्यों नहीं आता उस पे? उसने वो आपने कहां पर अपलोड किया था? वो इंस्टा पे उसने अपलोड किया था, कराची का लड़का था। आपने कहां अपलोड किया था? वो तो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर होता है। अब इंस्टा पे तो आपने अपलोड नहीं किया था? इंस्टा पे नहीं था। अब वो प्लेटफॉर्म आपने वो जगह छोड़ी हुई उनके लिए। हाँ, ये वजह है। और एक और बात है, इंस्टाग्राम जो है चूंकि मोनेटाइज नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे इतनी सख्तियां नहीं है। अगर आप इसको मोनेटाइज कर लेते हैं, जो बाहर जाके अगर आप मोनेटाइज हो जाते हैं, लाइक अमेरिका चले गए आप, वहां पे आपने इंस्टाग्राम अपना मोनेटाइज करवा लिया, बट स्टिल इशू तो ये होता है, बना अगर यहाँ से हो, इस यहाँ पाकिस्तान के सर्वर, कोई मसला नहीं है, मोनेटाइज वहां से हो सकता है। मेरे दोस्त उसने यहाँ बनाया था, वहां चला गया, वहां पे उसका एड्रेस चेंज हो गया, उसका नाम चेंज, नाम तो वही रहेगा, एड्रेस चेंज हो गया, बेसिक्स चेंज हो गए, बेसिक चेंज हो गया ना, उसको अब अपलोड भी वहीं से कर रहा है, उसका आईपी चेंज हो गया, तो वो मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन उस अकाउंट के लिए फिर उधर रहना पड़ेगा उसे। नहीं, हाँ सही, हाँ उधर रहना पड़ेगा अकाउंट, क्योंकि वो ये एआई की जो बात कर रहे हैं आप, सिर्फ वीडियोस में नहीं बाकी चीजों में भी आपकी आईपी एड्रेस की ट्रैकिंग के लिए और रीजन को डिफाइन करने के लिए ये भी यहाँ पे भी तो एल्गोरिथम्स यूज होते हैं ना। पाकिस्तान में लोग फेसबुक से भी कमा रहे हैं, आपको पता है, और हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं, लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। वो एक यूज, लेकिन ट्रैफिक यूट्यूब से बहुत ज्यादा है, फेसबुक पे ज्यादा लोग शेयरिंग कर सकते हैं ना अपने प्रोफाइल पर, इसलिए। और एक सिस्टम होता है आरडीपी के थ्रू आप उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं अपने फेसबुक को। कुछ कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो लीगली आपके बैंक अकाउंट में भी फेसबुक को मोनेटाइज कर देती हैं, लेकिन उसके लिए आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, उसमें के अंदर कोई अमेजिश ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी का म्यूजिक यूज किया आपने, किसी की फुटेज यूज किया है। अगर हल्की सी भी इनको भनक पड़ती है ना कि ये इसने किसी का चीज उठाई है, फौरन चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है। तो लीगल तरीके से आप अच्छा कंटेंट बनाकर पाकिस्तान में बहुत अच्छे, और पाकिस्तान में डॉलर्स कमाने का मजा ये कि जब वो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 290 270 के साथ, तो वो बैग भर जाता है। अच्छा, बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जैसे किसी की मार धाड़ की लड़ाई की वीडियो है,
वो किसी एक ने बना के फेसबुक पे चढ़ाई है तो बहुत सारे लोग उसे डाउनलोड करके खुद से चढ़ाना शुरू कर देते हैं अपने प्रोफेशनल अकाउंट्स पे, वहां पे कॉपीराइट इशू नहीं आता या जज नहीं कर पाता? दो चीजें होती है कॉपीराइट इशू। समटाइम ऐसा आता है कि फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो फेसबुक अगर आप ओरिजिनल क्रिएटर है ना तो आपको एक राइट्स मैनेजर देता है, ठीक है। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे राइट्स मैनेजर चाहिए, लोग मेरे बहुत सारा कंटेंट उठाकर अपने पेजेस पे लगा रहे हैं। फेसबुक अगर आपको राइट्स मैनेजर दे देता है फिर कोई आपका कंटेंट उठाकर नहीं लगा सकता। किसी ने अपलोड करना आपको फौरन नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एक कंटेंट किसी ने उठा लिया। यूट्यूब पे तो ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। आप हाँ, दो तरीके, एक तो आप उस वीडियो को बंद करवा सकते हैं, दूसरा कि आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। आप कहते हैं ठीक है तुम चलाओ। अच्छा, यूट्यूब वीडियो बंद करवाने के साथ साथ चैनल भी बंद हो जाता है स्ट्राइक अगर भेजी जाए? वार्निंग होती है, 2-3 वार्निंग्स के बाद वो बंद कर देते हैं। अगर आप वार्निंग के बावजूद दोबारा करते हैं तो फिर वो चैनल बंद कर देते हैं। चले हम इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। शराज, क्या कहेंगे बिगनर्स के लिए जो यूट्यूब है या फिर सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए ये राइट टाइम है 2023 के यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? देखिए, मैं हनान कहूँगा कि इट्स ऑलवेज द राइट टाइम टू स्टार्ट। आपको सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल आप ले लें कि आप KFC जो है, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द पर्सन कि जिसने बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस ट्राई किए थे और उसके बाद व्हेन ही रीच टू द एज ऑफ 65 और 70 तब जाके KFC जो है वर्ल्ड वाइड मशहूर हुआ। एंड दैट वाज द टाइम जब उसको फिर उसके राइट्स जो हैं वो फिर सेल आउट करना पड़े। लेकिन स्टिल इट्स द करेज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास हौसला होना चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके अंदर शौक होना चाहिए, देन इट्स ऑलवेज द राइट टाइम। मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट आई थिंक। मुझे नहीं पता कि एल्गोरिथम क्या कहता है और डिमांड्स क्या हैं इस वक्त सोशल मीडिया की, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स ऑलवेज द राइट टाइम। जब आपको लगता है, आपको एहसास होता है कि मुझे अब शुरू करना चाहिए एंड आई एम सीरियस अबाउट दिस, और उस वक्त आप वाकई में हकीकी तौर पर सीरियस हैं अपने कंटेंट को लेके, अपने काम को लेके, देन दैट इज द राइट टाइम फॉर यू। और ये सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि जो लोग सोशल मीडिया करना चाह रहे हैं, यूट्यूब करना चाह रहे हैं, वो दिल बर्दाश्ता ना हो। दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट यू हैव टू हैव इनसाइड ऑफ योरसेल्फ कि यार मैंने स्टार्ट करना है और 6 महीने मुझे ग्रोथ नहीं नजर आती है, लेकिन स्टिल आई एम कंसिस्टेंटली मैं अपलोड कर रहा हूं, उसमें कंसिस्टेंट हूं और मैं ट्राई कर रहा हूं एटलीस्ट। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। हमें अगर 3 महीने में रिजल्ट नहीं नजर आता, हम प्रोफेशनल 3 महीने 10 दिन में ना आए तो लोग दिल बर्दाश्त हमारे अंदर आपने देखा होगा कई लोग किसी एक प्रोफेशन में जाते हैं, उनको 2 साल कामयाबी नहीं मिलती, वो प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं। यानी कोई बाइक्स का बेचने का कोई कारोबार है, उसमें जाता है, उसमें ग्रोथ नजर नहीं आई, उसने कुछ और बेचना शुरू कर दिया, उसने फिर कोई और कारोबार शुरू कर दिया। हम अलग अलग जो है वो फील्ड्स को ट्राई करते हैं अनटिल और अनलेस हमें उसमें बहुत जल्दी कामयाबी नहीं मिल जाती। हम जैसे कहते हैं ना कि एक चौका छक्के की इंतजार में होते हैं कि वो हो और हम फटाफट जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है। इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू गिव द करेज टू ऑल ऑफ द पीपल कि यार करना है फिर कंसिस्टेंट रहना है। एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 2 years इन दिस फील्ड, इन द सेम फील्ड। 2 साल तो दो। एटलीस्ट आप कामयाब नहीं होंगे, लेकिन आपको ये होगा कि यार मैं अपनी पसंदीदा फील्ड में मेहनत करके नाकाम हुआ, एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने मेहनत पूरी की, 100% अपना दिया। मैं ये कहता हूं कि जो यूट्यूबर्स कामयाब नहीं हो रहे एंड दे आर कंप्लेनिंग, यार मेरा यूट्यूब नहीं चल रहा, 3 साल से लगाऊं, आस्क योरसेल्फ क्या आपने मेहनत की है? आस्क योरसेल्फ क्या आपने प्रॉपर टाइम दिया? नहीं दिया आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया और आपको भी पता है इस चीज का। तो मेरे ख्याल मुझे लगता है कि आप प्रॉपर टाइम दो। अगर आप जिस तरह एल्गोरिदम, मेरी उमर साहब से बात हो रही थी कि अगर 3 दिन बाद वीडियोस लगा रहे हैं तो 3 दिन बाद लगाएं, कंसिस्टेंट रहे, कंटेंट सेम रखे। एटलीस्ट आप जिस फील्ड में चले गए हैं, जिस नौयत का आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, उस नौयत का कंटेंट बनाएं। अगर फूड चैनल है तो फूड का बनाएं, अगर आपका टेक चैनल है तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाएं। आप उस चीज के ऊपर काम करो जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो, जिसमें आपका शौक है। जिसमें आपका शौक होगा ना, ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट होने लग जाएगा। आपको शौक ही नहीं होगा, 3 दिन बाद आपके पास कंटेंट खत्म हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या बनाओ, आप बाद में कॉपी कर रहे होगे गूगल पर सर्च करके, आप क्या बनाओ?
अब इस तरह करता हूँ, ये कर लेता हूँ, इस तरह करता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल में आपका जिसमें शौक होगा ना, तो ऑटोमेटिकली कंटेंट उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। हर चीज आइडिया बन जाती है, हर चीज कंटेंट बन, हर चीज वीडियो आपको लगने लग जाती है। तो मेरे ख्याल में वो चीज करें। अगर आप बुक रीडर हैं तो बुक्स का अच्छी बुक्स निकालें, उसमें बताएं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टोरीज, इसमें स्टोरी टेलर बन जाएं। आप बुक रीडर हैं, बुक वॉर्म है, तो आप स्टोरी टेलर बन जाएं। अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा जानते हैं तो मोबाइल फोन के स्पेक्स बताना शुरू कर दें। यू विल रीच टू अ पॉइंट डेफिनेटली। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पे काम करने का बड़ा पोटेंशियल है। अगर ये पोटेंशियल आप रीच करते हैं तो अल्टीमेटली इसमें आप अपना फ्यूचर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सेकंड हाफ जो स्टार्ट हो चुका है, हमारी कोशिश होती है कि सेकंड हाफ के स्टार्ट के ऊपर आपको एशिया फरोनोश के रेट्स के हवाले से बताया जाए। क्या होंगे आज के रेट्स, मार्केट कमेटी का इस हवाले से क्या कहना है, जो पब्लिश की गई लिस्ट उसका कंपैरिजन भी करेंगे गुज़श्ता रोज़ की निस्बत से। तो चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव की तरफ। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी का क्या कहना है आज की लिस्ट के हवाले से? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज बुध की रेट लिस्ट जो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सबसे पहले बात करेंगे, महंगा हुआ है 10 रुपये, जो कि 565 से 575 रुपये किलो हो चुका है। अंडे फार्मी 1 रुपये फी दर्जन फिर से महंगे हुए हैं, 285 रुपये दर्जन में पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता रोज 284 रुपये फरोख्त हो रहे थे। बुलंदतरीन सतह सब्जियों में उतार चढ़ाव है, जबकि मामूली सा फर्क फलों में नजर आ रहा है। टमाटर 10 रुपये सस्ते हुए हैं, 135 से 125 रुपये किलो। अदरक इंडोनेशिया 10 रुपये सस्ता हुआ है, 770 से 760। लहसुन चाइना 30 रुपये महंगा हुआ है, 350 से 380 रुपये पे जा चुका है। नींबू चाइना 5 रुपये महंगा हुआ है, 80 रुपये से 85 रुपये किलो। सब्ज मिर्च 5 रुपये महंगी हुई है, 75 से 80 रुपये किलो। घिया तोरी 10 रुपये सस्ती हुई है, 100 रुपये से 90 रुपये किलो। घिया कद्दू 5 रुपये महंगे हुए हैं, 85 से 90 रुपये किलो। खीरे 5 रुपये सस्ते हुए हैं, 90 से 85 रुपये किलो। शिमला मिर्च 10 रुपये महंगी हुई है, 190 से 200 रुपये किलो। धनिया 10 रुपये महंगा हुआ है, 320 से 330 रुपये किलो। सेब गाचा 5 रुपये महंगा हुआ है, 175 से 180 रुपये किलो। केला 40 रुपये दर्जन सस्ता हुआ है, 170 से 130 रुपये दर्जन पे चले गया है। अंगूर गोला 10 रुपये सस्ता हुआ है, 150 से 140। अंगूर सुंदरखानी 10 रुपये सस्ता हुआ है, 240 से 230। मीठा 125 रुपये दर्जन है। नाशपाती 140 रुपये किलो पे है। आम चौंसा 10 रुपये महंगा हुआ है, 140 से 150 रुपये किलो हो गया है। अगर अदाद शुमार देखें तो हफ्ते का तीसरा रोज है। महंगाई की शरह सब्जियों में तेजी से ऊपर जाती देखी जा रही है, जबकि फलों में कुछ दिन 1-2 दिन नीचे आती है, दूसरे दिन ऊपर जाती है, लेकिन फिर भी कीमतें जो है अवामी पहुंच में नजर आती हैं। लेकिन सब्जियां और खासतौर पर ब्रायलर मुर्गे गोश्त और अंडे अवामी पहुंच से दूर हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे माशरे के अंदर तंग दस्तियाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चले जा रही है। मुआशी सूरत हाल बिगड़ने की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, और इस दौर के अंदर कार खैर में हिस्सा लेना, कोई भी ऐसा काम करना जिससे गरीबों की मदद हो सके, लाचार दो चार मसाइल से दो चार जो लोग हैं उनका कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे उनकी दिल आज़ारियाँ ख़त्म हो, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। क्योंकि आजकल का जो दौर है, इस दौर के अंदर 2 वक्त की रोटी कमाना ही बहुत बड़ी गनीमत जो है वो समझा जाता है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी महरूम हैं। और जो लोग महरूम हैं उनकी आवाज़ बनना, उनके दुखों का सहारा बनना, ये मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ है जिससे आप इंसान की खुशनुदी के साथ साथ उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करते हैं। और कहा जाता है कि जिसने भी एक दुखी शख्स को सहारा दिया और किसी भूखे का पेट जो है वो भरा, तो मेरा ख्याल है वो अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाता है। और इस कार खैर में हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे आपने वेलफेयर्स देखे होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जब मैं सैलानी के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ तो सैलानी वेलफेयर जो है वो मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर आपने देखा होगा कि गरीब शहरियों के लिए खाना खाने के लिए स्टॉल्स मुख्तलिफ लगाए जाते हैं। वहाँ पे आके ना सिर्फ ये खाना खाने के हवाले से एक जर्नी स्टार्ट हुई, बल्कि इसके साथ साथ फिर कफ़ालत, और अब IT के ज़रिए मुख्तलिफ लोकेशंस पे आप जहाँ पे भी मौजूद हैं वहाँ से इनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो आज ख़ास तौर पर गरीबों की इमदाद कैसे की जाती है, क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है जिससे गरीब बच्चों की कफ़ालत की जाए। और यही नहीं, जो ख़ास दिन होते हैं जैसे ईद होता
है, शब रात होती है, या फिर कोई भी ख़ास दिन होता है, उस ख़ास दिन पे उनके दिन को ख़ास मज़ीद किस तरह से बनाया जाता है, इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही अहम गेस्ट मौजूद हैं। मैं तारुफ करवाता चलूँ, मौलाना बशीर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि चेयरमैन है सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ असलम रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि MC मेंबर है सैलानी के। आपको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो बशीर साहब की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, इस कार खैर का हिस्सा बनने के लिए सोच किस तरह से डेवलप हुई? मुश्किलात तो बहुत आती हैं जब आप कोई भी बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं, स्टार्ट कैसे लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 1999 में हम चूँकि ज़ाहिर है कि एक ऐसी कौम से बिलोंग करते हैं कि जो शुरू से तकलीफ दे है, और पाकिस्तान जब से बना है हालात जो है वो इसमें तकलीफ़ों में इजाफा ही हुआ है, कम नहीं हुई। 1999 में हमने चंद दोस्तों ने मिलकर जो है इस सैलानी वेलफेयर का आगाज़ किया था कराची से, और उस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी ज़बान से कुछ जुमले अल्लाह ताला ने निकलवाए और हमसे अच्छी नीयतें करवाई। एक तो हम लोग जितने भी थे अल्लाह की रहमत से बहुत साहिब हैसियत थे, यानी हमारा कोई दुनियावी लालच वाला मामला था ही नहीं कि इस इदारे को बनाकर हमें ये फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं। वैसे फ़ायदे में तो थे, बचपनी से एक दिन सेठ साहब की औलाद थे तो कोई मसला तो था ही नहीं, और शोहरत भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी भी कोई भूख नहीं थी। तो एक इखलास की बुनियाद पर जब हमने काम शुरू करना चाहा तो 2-3 काम बड़े हो गए। एक तो हमने इसका नाम रखा सैलानी। तो सैलानी के माने जो है वो बहने वाला, लेकिन ये नाम बहने वाले की निस्बत नहीं रखा। भावलपुर के करीब एक छोटा सा गांव है खानका शरीफ, वहाँ एक 300 साल पुरानी जो सूफ़ी हस्ती है जिनका नाम है ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन अलैहि रहमा, उनको आगे से कहते हैं सैलानी या सैरानी। हमने एक तो अल्लाह के वली के नाम से इसको इदारे का नाम रखा। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि आपको पता है कि जहाँ अल्लाह के औलिया होते हैं वहाँ जो जाता है वो खाली नहीं आता, रूहानी भी ग़िज़ा पाता है और मादी ग़िज़ा पाता है। तो एक तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हमने इनका नाम रखा सैलानी वेलफेयर, उन्हीं के नाम से मंसूब करते हुए। दूसरा हमारे साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि अल्लाह ने हमारी नीयतों को अच्छा कर दिया, और हमने इसकी नीयत की कि हम इसको जो है मस्जिद नबवी की बुनियाद पर, तक़वे की बुनियाद पर रखते हैं इसको, यानी हम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने के लिए ये काम कर रहे हैं। यानी बुनियादी तौर पर कि इसका नजरिया जो था वो अच्छा था। और तीसरा जुमला से अल्लाह ने हमसे निकलवा दिया कि हम पैदाइश से लेकर मौत तक हर काम करेंगे। हालांकि ये बात तो बहुत अजीब व गरीब है, ये शोभा किसी का हो नहीं सकता कि कोई पैदाइश से लेकर मौत तक काम करे, मगर अल्लाह ने हमसे निकलवा दिया। और आज अल्लाह का करम है कि पैदाइश से लेकर मौत तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर फोरम पर, चाहे वज़ीर आज़म साहब हो या सदर पाकिस्तान हो या जो बड़े बड़े फोरम हैं, सब फोरम में मैंने अल्लाह की रहमत से वाज़ेह अल्फाज़ में कहा कि आप हमसे सवाल करें कि सैलानी क्या ये करता है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अता से हम ये कहेंगे या तो हम इनको इन हाउस कर रहे हैं या आउटसोर्स कर रहे हैं, मगर हमारे पास ना नहीं है। तो माशाल्लाह हमने इसका आगाज़ किया था कि हम पैदाइश से लेकर मौत तक काम करेंगे। फिर हमने उसके जो है ना वॉल्यूम सेट कर लिए कि हम इसको 63 रखते हैं, 63, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की ज़ाहिरी उम्र 63 साल है, तो इसको हमने 63 शोबे पर मबनी कर दिया। लेकिन शोबे हमारे इससे बढ़कर हैं, तो आप किस शोबे की बात करेंगे, किसको छोड़ेंगे? मुख्तसर ये कि हमने यही सोचा है कि हम पैदाइश से लेकर मौत तक, यहाँ तक किसी का अगर गधा भी मर जाए ना तो हमसे आके बात करें, उसको गधा भी दिला देंगे, समझे? तो इस तरह का शोबा था। फिर हमने 2000 में बुजुर्गों का ये तरीका जो जिनके नाम से हमने रखा था, हमने लंगर शुरू किया। आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुन के खुशी होगी कि हमारे पास जो लोग आते थे, हमने कहा इन लोगों के लिए कुछ खाना पकाया जाए। तो सिर्फ हमने उस दिन, मुझे याद है पहले दिन में हमने जो बाहर से खाना पकाया था वो सिर्फ 350 का था 2000 में। 2000 में करेंसी हमारी अच्छी थी, 60 रुपये का डॉलर था, तो 300-350 का हमने मतलब खाना पकाया था। और आज अगर आप पूछें कि आप खुराक कितनी पड़ रहेगी, तो मुझे अल्लाह की बारगाह से हुस्न ज़न है कि आज हम तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की रोज़ की खुराक हमारी होती है, पक्कर और कच्ची खुराक, एक दिन के अंदर, सिंगल डे में। अल्लाह ताला मज़ीद इसमें बरकत डाले। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो यतीम बच्चे होते हैं ये भी बड़े माशरे से जो है निगलेक्टेड होते हैं, और बहुत सारे लोग उन पे उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते जैसे बच्चे अपनों पे देते हैं ना लोग। तो उनकी कफालत के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी तालीम के लिए कोई इनिशिएटिव लिया? बहुत मजबूत निज़ाम है हमारे पास का अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यतीमों का ख़ास तस्करा किया है। तो जो इदारा अल्लाह के नाम से बना हो
वो यतीम कैसे छोड़ सकता है। हमारे पास जो हॉस्टल यतीमों का बनाया हुआ है हमने, अब तक तो हम क्या करते थे, जो मेरा बहुत से काम हम जो आउटसोर्स करते थे। एक बहुत बड़ा इदारा है शेड फाउंडेशन। आज तक जितने भी ऐसे मसाइल में लोग होते थे तो उनको हम, अगर कोई पागल है, कोई बूढ़ा मर्द है, कोई बूढ़ी औरत है या यतीम है, उनका सेटअप उनके पास था तो उनसे हम भी काम कराते थे। हमारा माशाल्लाह एक बहुत बड़ा हॉस्टल बन गया जिसे 500 बच्चे बशमूल इनकी आया के साथ रह सकते हैं। बच्चों के कमरे अलग होंगे, उनकी आय कमरे 500 बच्चों का। वो हमारा 14 अगस्त को एक नया हमारा सेटअप शुरू हो रहा है कराची में। इसी तरह बूढ़ों के लिए अपने माशाल्लाह बूढ़ी मर्द और यानी ऑल सिटीजन फीमेल एंड मेल के लिए भी हमने काम शुरू कर दिया और उसका भी तामीरात के एंड पर है। तो अर्ज कर रहा था कि यतीमों को हम कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में समझ लो कि शायद वाहिद इदारा है जिन्होंने मतलब ये कि एक हजारों फैमिली एडॉप्ट की हुई है। उन फैमिली में कौन से हैं? बेवाएं हैं, जिनके साथ के यतीम बच्चे भी हैं। और इस तरह वो शख्स है जो माजूर हो चुके हैं, वो शख्स है जो जेल में जा चुके हैं, वो शख्स है जो मंशियात के आदी हो चुके हैं, वो शख्स है जो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए हैं या तलाक याफ्ता हो गई हैं। ऐसी फीमेल्स कि जिनको अगर आप एडॉप्ट न करते तो वो एक गलत बेराहरवी पर चले जाते, तो उनके बच्चे भी एडॉप्ट हो गए हैं और उनकी फैमिली एडॉप्ट। उनमें हम क्या करते हैं, अपनी ताकत के मुताबिक उनको राशन भी देते हैं, उनकी बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का किराया, बच्चों की फीसें जो हमारी दस्तरस में है। पिछला साल जो गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के ताउन से, यूँ समझ लीजिए कराची के बाद सबसे बड़ा शहर हमारा पेशावर, ये फैसलाबाद है। वैसे तो हमारे काम जो है पूरे पाकिस्तान में, हम अमेरिका में भी रजिस्टर हैं, हम बरतानिया में भी हैं, टर्की में हमारा दफ्तर मौजूद है, बरतानिया में हमारा दफ्तर मौजूद है। तो असल जो पाकिस्तान में काम है ना वो बुनियादी काम है और उसमें कराची के बाद सबसे बड़ा काम जो है फैसलाबाद में। तो उसमें हमारा जो है बेवाओं के साथ बहुत कुर्बत का रास्ता है और उनमें सारे बेवाओं के साथ बच्चे होते हैं और हमारी ये भी तमन्ना नहीं है कि उनको सारी ज़िंदगी पाला जाए, बल्कि जो बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि अब वो काम कर सकते हैं तो उनको काम पर लगाया जाए, पढ़वाया, जब तक तो पढ़ाई की ज़िंदगी पढ़ाया जाए। तो ये हमारे काशोबा की जिम्मेदारी है और ये हमारा जो फैसलाबाद को देखते हैं असद बेडी साहब, इनके पास इस वक्त तकरीबन 1500 के आसपास फैमिलियाँ एडॉप्ट हैं। मेरा गुमान है कि इस 1500 में से आधी ज़्यादा फैमिली ऐसी होंगी कि जो बेवाओं की होंगी, उनके साथ बच्चे भी होंगे। तो आप बताइए क्या आपका सिलसिला होता है जी, इस हवाले से डिटेल कुछ हमारे साथ असलम साहब शेयर करें। एक्चुअली हमारे पास जो ना तकरीबन 1400 खानदान है, इसमें 80% जो ना बेवा होते हैं, 20% वो है जिनके हस्बैंड नशा करते हैं या जिनके हस्बैंड पैरालाइज हैं या कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, हम उनको राशन पे ही नहीं रखते, हम इनको कोशिश करते हैं इनको स्किल की तरफ ले जाएं। अगर इनके बच्चे बड़े हो गए तो हम इनको जो ना आईटी का शोबे में ले जाते हैं, आईटी का कोर्स करा के इनको जॉब क्रिएट करके देते हैं। इसी तरह टेक्सटाइल के शोबे में ना अभी तक हमने तकरीबन 750 फैमिलीज को जो ना रोजगार दिया है 1 साल के अंदर, और हम अगले साल में जो ना इंशाल्लाह 1500-1600 खानदान को जो ना हम जॉब क्रिएट करके देंगे। इसकी बहुत सी स्टोरी है। एक स्टोरी है कि एक बहन आई, उसकी 7 बेटियां थी, तो उसने हमसे राशन की दरख्वास्त की। अच्छा, हमारी कोशिश होती है जिसकी बेटियां ज़्यादा हो ना उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, उसको फ़ौरन जो है ना एडॉप्ट ले लेते हैं कि भी इसको टाइम नहीं, तो फ़ौरन जो है ना, अब 7 बेटियां थी, हमने उनको फ़ौरन राशन शुरू किया। अच्छा, सारे काम को मेरी मिसेज देखती है। लेडीज़ में हमारे अजहर साहब की इंस्ट्रक्शन है कि लेडीज़ में जेंट्स को अलाउ नहीं है। तो मेरी वाइफ ने उसको मोटिवेट किया कि आपकी 7 बेटियां, आप 2 बेटियां जो ना आप टेक्सटाइल सेक्टर में दे दें हमें। तो वो डरने लगी कि मैं कैसे भेजूँ, मैंने कभी ऐसे भेजा नहीं, खुड़िया वाला जाएंगी कैसे। हमने बोला पिक एंड ड्रॉप की सहूलत है और आपको कोई हरासमेंट नहीं होगा, हमारी गारंटी, आप फिक्र ना करें। अब वो 2 बेटियां जो ना उनकी 56,000 रुपये ला रही हैं। वो बहन रो के कह रही थी कि मैं हमेशा जो ना लोगों के बर्तन मांजती थी, झाड़ू देती थी, मुझे 7 या 8,000 रुपये मिलते थे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरी बच्चियां भी कमा के लाएंगी। तो ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ हैं। तो हम जो उनको सिर्फ उस पर नहीं रखते कि राशन पे लगी रहे। राशन पे इसलिए कि जब आदमी के पास कुछ भी नहीं होता ना, उसके पेट में कुछ नहीं होता, उसका दिमाग काम नहीं करता। हम पहले उसको जो ना उसको फूड फीड पास बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है इधर फैसलाबाद में फीमेल्स का, जहाँ हम तकरीबन 1 महीना ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वो इस लायक हो जाती है कि कोई कंपनी को जॉब पर रख सकती है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ठग उनके ऊपर भेजते हैं। यहाँ हमारा सूसा रोड पर ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है फीमेल्स का, कभी आप वहाँ पर आएँ, देखें कि ख़वातीन कैसे सीख रही हैं।
जो इस पर हमारा ठीक ठाक खर्चा महीने के तकरीबन $500,000 से ज़्यादा हम तनख्वाह देते हैं इस काम के लिए उन लोगों को जो इनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ताकि इनको हम जो है ना खाली सिखा नहीं रहे होते, सिखाने के साथ साथ इनको जॉब जो है वो भी दिलवा रहे होते हैं। क्योंकि अगर सिखा कर छोड़ देते हैं तो कोई खास फायदा नहीं होता। तो ये भी शोभा इन्होंने बताया, मेरी बात रह गई इनकी कि हमने खुड़िया वाला उसको डायरेक्ट नहीं भेजा, पहले उसको हमने पास सिखाया। कितने लगते थे सिखाने? हम जो ना 15 या 16 दिन सिखाते ना, तो फिर मिल वालों ने भी अपना ट्रेनिंग सेंटर खोला। मिल वाले कहते हैं आप अगर 15-16 दिन हमें सिखा के दे दोगे ना, थोड़ा एटिकेट सिखा दें कि मिल में किस तरह बैठना है, क्या बात है, वो भी साथ साथ हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। 16 या 17 दिन में बेटी या जो भी होती है लड़कों को भी दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ, कोई भी आदमी बेरोजगार है वो फौरन हमारे सूसा रोड ऑफिस में कांटेक्ट करे। मेल की भी हमारे पास जॉब है, फीमेल की भी जॉब है। अभी अभी हमें जो ना जस्ट 100 जो ना गार्ड मांगे हमें एक कंपनी ने। अब 100 गार्ड की हमारे पास नौकरी है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं हम उनको गार्ड की नौकरी दे देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौलाना बशीर फारूक साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। मौलाना साहब, फैसलाबाद के हवाले से अगर ख़ास तौर पर गुफ्तगू करें, यहाँ पे आपको पता है कि पीने के पानी की बहुत ज़्यादा तंगी है। लोग जो हैं वो ज़्यादातर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स या इसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनसे पानी लेते हैं। बहुत सारे लोगों की अब पानी ख़रीदने की सकत नहीं होती। फिर देखने को ये मिलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए प्लांट्स जो हैं उन पर लंबी कतारें लगी होती हैं और बहुत सारे प्लांट्स ख़राब होने की वजह से भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कोई इनिशिएटिव आपकी तरफ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा शोबा पानी का जो है हमने आज से 10-12 साल पहले ये हमने अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह 1200 आर ओ प्लांट लगाएंगे पूरे पाकिस्तान में। तो हमने इसका आगाज़ तो किया, उस वक्त उसका बजट बनता था 1 अरब 20 करोड़ का, लेकिन ज़ाहिर ये 10 साल पर पहला टारगेट था, अब तो इसका दुगना बजट हो गया। तो हुआ ये कि जब हमने काम शुरू किया तो हमें सरकार ने हमसे मतलब राब्ता बढ़ाया, और ख़ास करके लाहौर और फैसलाबाद की सरकार ने, कि उन्होंने देखा कि हम आर ओ प्लांट लगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो अनएक्टिव है जो फिल्टर प्लांट आर ओ प्लांट जो बंद पड़े हुए हैं, ज़ाहिर आपको पता है कि सरकार खर्चा तो बहुत कर देती है, लेकिन इसको मेंटेन करने में जो मामला है वो उसी वजह से हम पाकिस्तान आज दुनिया का मकरूज तरीन मुल्क बन गया है। खर्चा तो वो हो जाता है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि ये सैलानिक मुखलिस इदारा है, और उन्होंने ही महसूस किया कि सैलानिक मुखलिस इदारा और ये अपने बिहाफ पर 20-20 लाख रुपए खर्च करके और प्लांट लगा रहे, तो हम क्यों नहीं इनको दें। तो बाकायदा यहाँ की सरकार ने हमारे लोगों से रब्ता किया, यहाँ के ट्रस्टियों से रब्ता किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा कि ये हमारे जितने भी अनएक्टिव जो है प्रोजेक्ट है उनको एक्टिव करें। ज़रा इसके अंदर ठीक ठाक खर्चा भी था, और फिर हर प्लांट के लिए लोगों को भी मुख्तस करना था, और फिर इसके बाद इनकी लुक आफ्टर भी करनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 150 के आसपास हमारे पास फिल्टर प्लांट जो है वो अल्लाह की रहमत से एक्टिव है। कमोबेश में चंद ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात वापडा का मसला आता है बिजली का, तो थोड़ा मसला आ जाता है, कभी कभार कोई बोरिंग सूख जाती है, वरना हत्तल इम्कान हमारी इस पर काफ़ी गहरी नज़र होती है अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर। तो जो कौम रोटी नहीं दे सकती बच्चे को, पानी कहाँ से मिनरल वाटर लेगी? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनको ये पानी दिया जाए। अच्छा, ये पानी हमारा मिनरल वाटर की तरह इंतहाई मतलब यानी कि सेहत के लिए फैज़याब भी है, और हमने बाकायदा इसको हमेशा टेस्ट भी करवाया है। और अल्लाह की रहमत से जो आप जो बॉटल्स ले रहे हैं, हमारा उससे मतलब यानी कि 19 हो सकता है, लेकिन 18 नहीं हो गए शायद। तो ये काम है। तो फैसलाबाद के लोगों को के लिए खुशखबरी है कि अगर खुदा न खासा उन्हें घर के पास नहीं है, और खुदा न खासा सरकार कोई प्लांट बंद पड़ा हुआ है, हमसे अगर सरकार ने हमसे नहीं कहा तो वो खुद आकर हमें बता दें कि फुला जगह में रहता हूँ वहाँ तो प्लांट बंद पड़ा हुआ है, तो सरकार ने आज से 4 साल पहले लगाया था, वो 15 महीने चला बंद पड़ा हुआ है, तो हमें इतला दें। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, हमारा कोई प्लांट जो है उनके घर से दूर है, तो हमें कहेंगे भाई हमारे घर के तरफ तो 1.5-2 किलोमीटर कोई प्लांट ही नहीं है। तो फिर हमारे पास ऐसे खैर वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे वालिद के नाम पर, हमारी वालदा के नाम पर, हमारे दादा के नाम पे, तो हम ऐसे मकामात पर जहाँ है ही नहीं 2-3 किलोमीटर तक, वहाँ नए भी हम आर प्लांट लगा सकते हैं, और इसमें हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, इसमें आप हमेशा जब पब्लिक से डिमांड करते हैं
कि पब्लिक हमें बताए, आपने कोई वेबसाइट, पोर्टल या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे शिकायत या कोई अपनी मदद के लिए कोई अपील की जा सके? क्योंकि आईटी के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो ऑनलाइन तो हमारा आज से जब से ये इदारा बना है उस वक्त से हमारा वेबसाइट का निज़ाम चल रहा है। कोई कंप्लेन होगी तो वो भी आएगी है और कोई अच्छी बात भी होगी। हमारा शोबा है रूहानी इलाज का भी, जो पूरी दुनिया के लोग जो है ना हमें उस पर हमसे रब्ता करते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग। और इस तरह से हमने अगर 10 अरब का खर्चा पिछले साल काम किया है तो खाली पाकिस्तान ने चंदा नहीं दिया है, दुनिया भर के लोग भी चंदा देते हैं। और आजकल जो है यानी 2023 को भी देखूं, 2022 के बाद 23 को, तो अगर हम डोनेशन देखें तो हमारी पाकिस्तान की डोनेशन काफ़ी कम हो गई है कि गुर्बत ने कयामत खेज हालात पैदा कर दिए पाकिस्तानियों के। लोग अपनी माहाना तनख्वाह से गुजारा कर नहीं पाते, हमें क्या देंगे। तो बैरून मुल्क के लोगों ने यानी इस साल हमारी जितनी सबसे बड़ी कुर्बानी जो आई है उधर बहुत बड़ी कुर्बानी बाहर से आई है। इस तरह रमज़ान शरीफ में भी चंदा जो आया इस मरतबा, हम बिला मुबालगा हम कमोबेश $1 मिलियन जो है कमोबेश हमें अमेरिका से इस वक्त आए इन चंद महीनों के अंदर। और ज़ाहिर ये हमारे सारे पैसे ऑफिशियल होते हैं, तो हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा हुआ हमारे इस इदारे से। तो हमारी शिकायतें भी और हमारे उस पर जो है ना हमारे लिए कोई पैगाम देना हो तो वो हर एक लिए ईजी है। आईटी में हमारा शुबा जो है ना वो अल्लाह की रहमत से 2013 में शुरू हुआ। हमने 2013 में शुबा शुरू किया और अल्लाह की रहमत से हमने सोचा कि हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो आज हमारा टारगेट है कि हम 10 लाख बच्चों को आईटी की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं और आज 10वां साल है। जब 2018 में नई हुकूमत आई तो सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब के सामने पूरा पाकिस्तान था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमसे हाथ मिलाया और हमें अपना शराकतदार बनाया और वो हमारे साथ आज तक हमारे साथ शराकतदार है। हम उनके साथ मिलकर जो है ना अल्लाह की रहमत से पूरे पाकिस्तान में आईटी पढ़ा भी रहे। फिर जब अभी जब 2023 की बात करूं तो गवर्नर सिंध जनाब इन्होंने जब ये देखा कि सैलानी इतना बड़ा काम कर, तो इन्होंने भी यानी हमारे साथ मिलकर काम शुरू किया और 4.5 लाख बच्चों ने जो है वो इसमें जो है अपने वो क्या कहते हैं दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। तो उनके टेस्ट कल तक जारी रहेंगे। तो अल्लाह की रहमत से हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में हम 10 लाख बच्चों को आईटी की ट्रेनिंग करवा कर इस लायक पाकिस्तान कर दें कि पाकिस्तान को हर साल $100 बिलियन मिले और पाकिस्तान इसका से ज़्यादा हो जाए। और हमारा पड़ोसी आपको देख रहे हैं ना, हमारा पड़ोसी एक साल में $160 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो क्या उसके पास यूथ है, हमारे पास यूथ नहीं है? क्या उसके पास दिमाग, दिमाग नहीं? हमारे पास तो इस्लाम भी है, ईमान भी है, इस्लाम ईमान भी है। तो इंशाल्लाह कोई भी आपको भी हमारी आईटी लैब पर आए यहाँ पर फैसलाबाद में। हमारे एक बच्चे ने सिर्फ यहाँ से सीखकर तकरीबन 1.25 करोड़ की जगह ली है खाली, यहाँ से सीखकर बच्चा इतना कामयाब हो गया। और ऐसी कई मिसालें, हमारे बच्चों की 4,000, 5,000, 6,000 डॉलर तनख्वाह आज पाकिस्तान में माशाअल्लाह ऐसी कतार लगी हुई है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कहा जाता है कि मदद करना तो ठीक है, लेकिन किसी को ब्राइट फ्यूचर दे देना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो असलम साहब, आप क्या कहेंगे, नए इनिशिएटिव्स मजीद क्या लिए जा रहे हैं? जो आईटी की बात हुई तो मैं एक दफ़ा अदर साहब के ऑफिस पर बैठा हुआ था, 4 हिंदू बच्चे आए। तो अदर साहब के पास आए और उन्होंने कहा मिट्टी एक इलाका है थर पार्क के इलाका, तो उनके लिए जो उनका वेजिटेरियन फूड है वो बनता है, सब तकरीबन वहाँ हिंदू हैं। वो 4 बच्चों ने कहा कि हजरत हमने मैं $500 कमा रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं $550 कमा रहे हैं, तीसरा दोस्त वो 600, चौथा दोस्त जो $650 कमा रहे हैं। उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब ने कभी 15,000 रुपये नहीं कमाए थे। जब हम अपनी वालदा के हाथ में ये 70,000, 75,000 रुपये देते हैं तो हमारी वालदा बहुत दुआएं देती है सैलानी। तो ये मैं आपको क्या मिसालें दूँ, ये आईटी के शोबे में इतनी सक्सेस स्टोरी है। एक बच्चा हमसे पढ़ के गया है, उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोला है फैसलाबाद में, उसके नीचे 100 लड़के काम करते हैं। तो ये आईटी का शोबा जो अदर साहब का ये ख्वाब है कि अगर पाकिस्तान का कर्जा उतारेगा तो आईटी का शोबा उतारेगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई बहुत है। कपड़े के काम में अगर आप काम करेंगे तो आप 100% करेंगे, इसमें 1000% है, प्रॉफिट और मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो आईटी के शोबे में गवर्नमेंट को और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। सरकारी स्कूलों में भी अगर वो काम शुरू करेंगे तो हमें राव इकबाल साहब से भी हमारी बात हुई कि आप शुरू करें, हम आपके साथ हैं। 5वीं वाले बच्चे हैं, 6ठी वाले बच्चे, क्योंकि हमारे पास जहन बहुत अच्छा है, बस उसको थोड़ा मोटिवेट करना हमें, तो बहुत ये शाइन होगा। आईटी के अंदर हमारे कामों को देखकर जहां सदर पाकिस्तान, जहां गवर्नर सिंध
वहाँ हमारे जो अस्करी इदारे हैं, पाक फौज की इदारे जो हैं, पाकिस्तान नेवी के जो हेड है जनाब अमजद साहब नियाज़ी साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने दीगर स्टाफ से कहा कि सैलानी से मिलें। आज माशाल्लाह हम इनकी यूनिवर्सिटीज़ में, इनकी बहरी यूनिवर्सिटीज़ में, जो इनकी अपनी इनके कॉलेजेस में, इनके स्कूल में हम बच्चों को IT पढ़ा रहे हैं। इसी तरह पाक रेंजर्स इनको पढ़ा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जहन बना लिया है कि इस मुल्क को अगर आगे ले जाना है तो ज़हनी सलाहियत बढ़ाई जाए। हाथों की सलाहियत इंसान की एक लिमिटेड है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाथ से जो काम हो सकता है इतना हो सकता है, जहन से 100 आदमी का काम हो सकता है। तो ये जैसे एक मिसाल उन्होंने दी ना कि उसके नीचे 100 बंदे काम कर रहे हैं। अभी पिछले रमज़ान शरीफ में, इसी रमज़ान में मैं एक बहुत बड़े चैनल पर था, तो हमारा एक बच्चा हमारे साथ जैन बैठा था साथ। तो जैन जो हमारे पास जब आया था तो उसके पास 6 साल पहले नेट के पैसे भी नहीं थे, और आज उसने शहर कराची के एयरपोर्ट रोड पर 12 लाख किराए का वो दफ्तर लिया है। 12 लाख किराए, फिर दीगर मेंटेनेंस अलग होते हैं उसके, और उसके बाद 5 लाख का भी आदमी। तो जो आदमी हमारे पास आया था उसके पास नेट के जो चंद 100 रुपये नहीं थे, आज उसके पास 5 लाख का आदमी जॉब कर रहा है। ज़हनी सलाहियत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कि हमारी सोच जो है ना पाकिस्तान को आगे ले जाने की है। और इन तमाम सोचों के पीछे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने इदारा कायम किया था तो इसमें हमने अल्लाह ताला के वलियों का साथ अपने साथ रखा। ये मुल्क भी वलियों ने बनाया ना, और ये निज़ाम भी वलियों से चल रहा है। क्योंकि एक तो फौज होती है जो नज़र आती है, यानी एक तो वो कौम जो हमारे वज़ीर आज़म है, सदर है, एक अल्लाह ताला की फौज है जो हमें नज़र नहीं आती। वही निज़ाम चला रही थी जिससे बारिशें रुक रही होती हैं, बारिशें हो रही होती हैं, ज़लज़ले रुक रहे होते हैं, तूफान रुक रहे होते हैं। तो हमने इब्तिदा में चंद काम ऐसे कर लिए हैं कि इंशाल्लाह कोई अजब नहीं कि पाकिस्तान को आगे कोई ले जाए या न ले जाए, मगर हम ले जाएंगे। अच्छा, लास्ट वज़ीर आज़म ने मुझे यानी कि इसरार किया कि मेहरबानी करके आप कौमी असम्बली की तरफ का इलेक्शन हमारे तरफ लड़ लीजिए। सदर पाकिस्तान ने मुझे अकेले बुलाया अपने पास कि आप लड़े इलेक्शन। तो मैंने कहा हमारा तो आइन बना गया है कि हम तो कभी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमको तो सबसे पैसे ले रहे हैं ना। अगर मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा बन गया तो वो पार्टी को चंदा देगी, मुझे तो बहुत बड़ा काम करना है, मुझे तो सारी पार्टी को चंदा लेना है, पूरी दुनिया में काम तो मुतनाज़ा बनना नहीं है। तो ये सैलानी की जो है बहुत बड़ी खूबी है कि लंगर खाने, पनाह गाहें, कोई भूखा नहीं सोए, ये तीनों शोबे सैलानी ही इसका आज भी महरिक है। बिल्कुल, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। मौलाना साहब, वेरिफिकेशन आप किस तरह से करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते हैं ना कि उनको काम करने से नफरत होती है और आसानी के साथ वो चाहते हैं कि उनको हर चीज़ प्रोवाइड हो, वो इज़्ज़त नफ्स अपनी मार के मांगने चल पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को वेरीफाई कैसे करते हैं, किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं? देखिए, इस्लाम का एक उसूल है कि अगर ज़कात देनी है ना तो उसके लिए छानपटक ज़रूरी है, शरई मसला ये। अगर आपने किसी को ज़कात दी और पता चला कि वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं था तो आपको दोबारा इतने पैसे दोबारा देने पड़ेंगे। ये इस्लाम का दिया हुआ उसूल है। इसलिए हमने सिर्फ शहर कराची में 50 के आसपास जो है ना अपने इंक्वायरी रखे हुए, जो 170 रुपये हमने उनको देते हैं सिर्फ घर पे जाने के और सारी वेरिफिकेशन करने के। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारे पास आप आइएगा मत, जो बात करें यहीं कर लें क्यों हम सफ़ेद पोश लोग हैं, तो हम वहीं फिर उनके फॉर्म वगैरह मुरतब करके काम करते हैं। तो ये एक तरीका है कि हम ज़कात जो है कि बग़ैर किसी छाट बड़क के देते नहीं हैं। ज़कात के अलावा जो सदक़ात वगैरह है, जैसे हमारे बकरे का काम बहुत बड़ा है, तो बकरे के बारे में ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है सदका नाफिला। तो इसमें हमारे पास जो खाना खाने आते हैं उसमें क्रिश्चियन भी होते हैं, मुसलमान तो होते हैं, तो ये खाना हर कोई खा सकता है। तो जितने दस्तरखान हमारे पूरे पाकिस्तान में ना, उसमें ज़कात की कोई मतलब यानी कि वो नहीं होती कैद ना, तो हर कोई खा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि हम जो है जहाँ तक लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना है उसको लाजमी करते हैं, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ है हम पर। अच्छा मौलाना साहब, ये कहा जाता है ना कि अपने जान से अगर बलाओं को टालना है तो सदका दीजिए। सदका देने के कितने तरीके होते हैं और किस किस तरीके से सदका किया जा सकता है? देखिए, सदके की तरह कुरान पाक में फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह की राह में वो दो जो तुम्हें अच्छा लगे। तो एक तो इंसान को जब सामने डिश आ जाती है, अगर मटन आ जाए
तो उसका दिल बाग हो जाता है। तो बहुत से लोग बकरे का सदका करते हैं, बहुत से लोग मुर्गी करते हैं, बहुत लोग आटे करते हैं। तो हमारे इदारे से पहले इस शहर में ऐसा कोई तस्वर नहीं था कि लोग जो है अगर बकरा ज़िबा का सदका देना चाहें तो वो खुद घर बैठे हो जा सकता है। अब माशाल्लाह ये बड़ा वर्षे से हो गया आसान सदका कि आप हमें कॉल कर लें, बकरा आप घर पे आ जाएगा, आपने यहाँ से ज़िबा करवा के दोबारा भेज दें बस। तो ये सर्विस हमारी जो है ना बरसों से जारी है और इसमें बहुत सारे लोगों को इस तरह फैजिया भी हो जाती है कि जो आदमी दाल खरीद नहीं सकता वो हमारे दस्तरखान में बकरे से फैजियाब होता है। तो मैं फैसलाबाद के लोगों से कहूँगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना तकरीबन 1000 के आसपास बकरा ज़िबा करते हैं कराची से लेकर मुख्तलिफ शहरों में कमो बेश। तो फैसलाबाद के लोग इसमें हमारे साथ शरीक हो सकते हैं, घर बैठे करवा लें। और इसमें कोई कलाम नहीं है कि खून बहाना, ये एक बेहतरीन सदका भी है। और साथ साथ अल्लाह तबारक ताला के रसूल का फरमान है कि सदका शर के 70 दरवाजे बंद करता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि खुदा न खास्ता 70 लोग बंदूक लेकर खड़े हुए हैं कि आप निकलेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, 70 की गोली नहीं चलेगी। ये हुजूर के अल्फाज हैं कि सदका शर के 70 दरवाजे बंद कर देता है। तो जो लोग सदका करते हैं ना उन्हीं के फैजियाब से इतना बड़ा लंगर चल रहा है। अच्छा, दूसरा ये भी यहाँ पे बताइएगा, बहुत सारे लोग जो साहिब इस्तिताअत नहीं होते वो सदका कैसे करें? साहिब इस्तिताअत ना होने नहीं है तो मेरे आका का तो फरमान है कि जिसने एक रोटी किसी दिन सदका कर दी उस दिन वो हलाक नहीं किया जाएगा। हदीस पाक में जिसने सदका कर दी, चाहे एक रोटी भी नहीं, मतलब रोटी का नाम नहीं लिया, उनका कहा जिसने सदका कर दिया। सदका आधी रोटी हो सकती है। और यहां तक हदीस पाक में आया कि इत्तकू मिनन नार, जहन्नम की आग से बचो चाहे वो आधी खजूर हो, यानी खजूर पूरी नहीं, शक्कुत तमर, आधी खजूर। तो आधी खजूर सदका हो सकती है, सदके के लिए कोई पहाड़ जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरा एक सवाल पैदा होता है कि आपकी स्कूटनी के दौरान क्या है, यानी आप कहां से ऑडिट करवाते हैं। पाकिस्तान में जो टॉप के इदारे हैं, इसमें एक इदारा है ग्रैंड थॉर्नटन, जो टॉप 3 या टॉप 5 पे आता है, वर्ल्ड में कहलाता है। और इसके बाद जो है ना टॉप 1 में फर्गुसन आता है। बिल्कुल, उनसे ऑडिट जो है वो करवाया जाता है। इस निज़ाम को शफाफ जितना हो सके वो बनाया जाता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की माजरत चाहूँगा कमी है और वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है। मैं अब इजाज़त लेनी होगी अपनी नाज़रीन से। मैं माज़रत चाहता हूँ बहुत बहुत आपसे, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से आज नवाजा। और अल्लाह ताला इस कार खैर में जो है मज़ीद बरकत डाले और आपकी वुस्सतों को बढ़ाए। आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अपने हनान बुखारी को दें इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।